नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुरी से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास भी करेंगे, जहां पर पूरा कार्यक्रम होना है। वहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच चुके हैं और उन्होंने कार्य प्रगति का जायजा लेने के लिए आधी रात को पुरी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम उड़ीसा में 8,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को समर्पित करेंगे और पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखेंगे। रेल मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा में विकास कार्यों के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 10 साल पहले $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता वाले राज्य के विकास के लिए केवल 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विपक्षी दल पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का वैचारिक विलय हो गया है। कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। क्षेत्रीय पार्टियों का वैचारिक विकास ही नहीं हो पाया तो विलय क्या होगा। सारी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी परिवार की पार्टियां बन गई हैं। उद्धव ठाकरे वाली पार्टी भी परिवार की पार्टी थी। मैं ये भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है, एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और एक मास फॉलोइंग वाली पार्टी। आप देखिए कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजिकल डाइल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया। कहां से चले थे, कहां पहुंच गए। बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं उनका तो आइडियोलॉजिकल ग्रोथ ही नहीं हुआ था, तो डाइल्यूशन क्या, वो तो खड़े ही नहीं हो पाए थे वैचारिक पृष्ठभूमि। कोई पॉलिटिकल पार्टी आप उठा के देख लीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज परिवार की पार्टियां बन गई। और अगर रीजनल एस्पिरेशंस में भी वो खड़ी हुई, अगर डीएमके ने कभी वहां के लोकल इश्यूज को उठाने का प्रयास किया था, रीजनल एस्पिरेशंस का बात की थी, तो आज वो एक परिवार की पार्टी बन गई। कांग्रेस से टूट करके वाईएसआर कांग्रेस बन गई, आज परिवार की पार्टी बन गई। चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राज्य समिति, जो भारत राज्य समिति बन गई, परिवार की पार्टी बन गई। ये सब परिवार की। आपके यहां भी उद्धव वाली पार्टी क्या थी, परिवार की पार्टी। सभी जगह ये आप देखेंगे कि अब उत्तर प्रदेश में हम किससे लड़ रहे हैं। 24 करोड़ का प्रदेश है, एक रीजनल पार्टी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस समाप्त हो चुकी है और उसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं बची है। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव अतीत के लिए खड़े हुए, आइडियोलॉजी कहां चली गई, कहां खड़े हो गए जाकर। अपने को आईने में भी देखने में शर्म नहीं आती होगी। क्या स्थिति आकर के खड़ी। बिहार तेजस्वी, लालू, मीसा, परिवार की पार्टी। बंगाल उठाकर देख लो, ममता, भाईपो, भतीजा उनकी पार्टी बन गई है। यानी आप सब जगह नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको ध्यान में आएगा कि सभी रीजनल पार्टी धीरे धीरे परिवार की पार्टियां बन गई और वैचारिक दृष्टि से समाप्त हो। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान 1953 में दिया, 53 में दिया, तो हम नारा लगाते रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जाया नहीं जाने देंगे। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और 2019 के 6 अगस्त को पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और लोकसभा में धारा 370 को धाराशाही कर दिया मोदी जी ने। वहीं 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राना को भारत लाने का रास्ता अब साफ हो गया है। अमेरिकी कोर्ट ने तहव्वुर के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है। अब एनआईए अमेरिकी सरकार से संपर्क के मदद से तहव्वुर को जल्द से जल्द भारत लाएगा। तहव्वुर राना पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है जिसने लश्कर आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर 26/11 हमले की साजिश रची थी। तहव्वुर को भारत सरकार की मांग पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। भारत ने 10 जून 2020 को 62 साल के तहव्वुर राना की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की थी। इसको लेकर अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने राणा को भारत भेजने को लेकर समर्थन किया और मंजूरी दी।
वहीं देश की राजनीति में रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ समय से बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर रहे हैं। दूसरी तरफ बिजली आपूर्ति को लेकर किए गए सर्वे में दिल्ली का नाम देश में सबसे कम पावर कट वाले राज्यों में आने के बाद दिल्ली के सीएम ने ट्वीट कर अपने आलोचकों को निशाने पर लिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पूरे देश में केवल पंजाब और दिल्ली में फ्री बिजली है, इन्हीं दोनों राज्यों में सबसे कम पावर कट है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सर्वे से पहले लोग कहते थे कि अगर फ्री बिजली देंगे तो बिजली कट बढ़ जाएगा, लेकिन दिल्ली में इससे उल्टे पावर कम कट हो गया है। उन्होंने खुद एक सवाल उठाते पूछा कि ये कैसे हुआ। इसका जवाब अपने ट्वीट में देते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों राज्यों में साफ नीयत, ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों की आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली पंजाब में बिजली के क्षेत्र को हमने एफिशिएंट बनाया। दिल्ली में सबसे कम पावर कट उसी का नतीजा है। राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं उनके हिसाब से वहीं आर्यन खान मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 5 दिनों तक समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से मना किया है। वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष रिट पिटीशन दायर कर राहत की मांग की थी। इस याचिका में समीर वानखेड़े और एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चैट भी कोर्ट के सामने रखी गई है। जानकारी के मुताबिक ये चैट राहत मिलने की बड़ी वजह बनी हुई है। वहीं जातिगत जनगणना पर रोक के बिहार सरकार के खिलाफ नीतीश कुमार सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अदालत ने इस मामले को लेकर सुनवाई के लिए 2 सदस्यीय बेंच का गठन किया है, जिसमें जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल शामिल है। वहीं आज इसके अलावा द केरल स्टोरी पर सुनवाई होनी है। फिल्म पर रोक लगाने की मांग को लेकर तमाम याचिकाओं पर अदालत सुनवाई करेगी। दरअसल 5 मई को केरला हाईकोर्ट ने फिल्म पर बैन लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि जब देश के अन्य हिस्सों में फिल्म शांतिपूर्वक चल रही है तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इस पर बैन क्यों लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट की इस बात पर तमिलनाडु सरकार ने हल्फनामा दायर कर कहा कि इसकी स्क्रीनिंग 5 मई को करीब 19 मल्टीप्लेक्स में रिलीज की गई थी। वहीं आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशों पर जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में अवैध शराब के निर्माण बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग को बड़ी सफलता मिली है। आबकारी टीम गाजियाबाद ने थाना लोनी और मुरादनगर के मथुरापुर, शमशेरपुर, बुफखेड़ी, हिंडन खादर क्षेत्रों से दबिश दी है और 65 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 1000 लीटर लहन भी बरामद की है। वहीं इस मामले में आबकारी विभाग ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कल सूचना के आधार पर थाना मुरादनगर अंतर्गत कुछ संदिग्ध क्षेत्रों में हमने दबिश की थी। वहाँ पर लगभग 1000 किलो लहन और 65 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई थी। सर किन किन क्षेत्रों की बात है ये हिंडन खादर क्षेत्र है। हिंडन नदी के किनारे ये अवैध शराब पे कुछ लोग व्यापार करते हैं। कब से चलाया जा रहा था इसको, कुछ सूचना? इसकी जानकारी तो नहीं है। हमें जब जानकारी मिली, सूचना प्राप्त हुई, हमने तत्काल एक्शन लेते हुए हमने वहाँ पर दबिश दी। कल सूचना के देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। पहले आसमान में धूल का गुबार और फिर आंधी और देर रात हुई तेज बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया है, जिससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से एक बार फिर राहत मिली है। आने वाले कुछ दिनों में भी मौसम में नरमी बरकरार रहेगी। उम्मीद है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में 2 दिन आंधी और हल्की बारिश के आसार है। इसके बाद तेज हवाएं और बारिश हो सकती हैं। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में मंगलवार से आसमान में धुंध वाला माहौल बना हुआ है। बुधवार को आसमान में बादलों के बीच धुंध के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्तर के करीब रहा, लेकिन बुधवार देर रात हुई बारिश ने इससे कुछ राहत दिलाई है। बारिश
से बढ़ते तापमान में भी राहत मिली है। मौसम में बदलाव के बीच दिल्ली का न्यूनतम तापमान भी औसत से 1 डिग्री कम यानी 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में 5 बार कैबिनेट मंत्री और राजनीति के बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। मंगलवार की शाम अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। निधन की सूचना मिलते ही धर्मशाला स्थित उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ जुट गई। अपने पीछे वो 2 बेटे 1 बेटी छोड़ गए हैं। गर्मी बढ़ते ही लोगों में परेशानियां भी बढ़ जाती हैं, बल्कि किसी मुसीबत से कम नहीं होती हैं। इस दौरान अब एक नई परेशानी ने दस्तक दे दी है। गर्मी के तमाम दिक्कतों के साथ एक ऐसी समस्या लेकर आई है जिससे आप अपनी आंखों की रोशनी भी खो सकते हैं। इस समय हमारे बीच टीयर फिल्म नाम की बीमारी ने दस्तक दी है, जो गर्मी में आपकी आंखों को अपने गिरफ्त में ले रही है। अभी पिछले कई दिनों से जो गर्मी एकदम तेज़ी से बढ़ी है, इसमें क्या है कि ज़्यादातर दोपहर के टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। कई बार 42 के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, तो उस वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। धूप में निकलने से कई बार लोगों को हीट स्ट्रोक हो जा रहा है और दुनिया भर की आँखों में प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई हैं आजकल, तो इससे बचाव रखने की ज़रूरत है। अभी पिछले कई दिनों से जो गर्मी एकदम तेज़ी से बढ़ी है, जलन सी आँखों में आंसू से आ रहे हैं गर्मी की वजह से, इससे दिक्कत आ रही है। जी गर्मी कर रहा है, धूप में निकलने से। जी धूप में निकलना चलना। क्या दिक्कत आ रही है बच्चों को? आँखों में जलन सी वगैरह और आंसू वगैरह आ रहे हैं। आप लोगों को भी सब वहीं मुरादाबाद के दिल्ली लखनऊ हाईवे पर राजेड़ा नदी पुल के पास देर रात उस समय यात्री और क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया जब महिंद्रा बोलेरो कंपनी के पोस्ट मैनेजर स्कूटी सवार मोहम्मद आमीन को घात लगाए बैठे बदमाशों ने बीच हाईवे पर घेर लिया। तमंचे के बल पर 2,57,000 रुपए और बैग में रखा जरूरी सामान लूटकर बदमाश फरार हो गए। पीड़ित ने किसी तरह वहां से भागकर जान बचाई। वहीं यात्रियों की मदद से क्षेत्रीय पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उनके साथ सर ये हुआ था, जैसे हम बात करने के बाद में वहाँ से जब निकले, दूसरी एजेंसी जब आए हम, तो वहाँ से आने के बाद में हम 7:30 बजे समथिंग में वहाँ से ऑफिस से निकले। ऑफिस से निकलने के बाद में जस्ट हमारे पीछे कोई गाड़ी लगी, ये पता नहीं हमें कब लगी, कहाँ से लगी। 0 पॉइंट से जब हम निकले तो मैनेजर साहब आगे आगे जा रहे थे, मेरे पीछे पीछे जा रहा था उनके। मैं सीधा अपने गाँव को मुड़ा हूँ, थोड़ी सी आगे जाकर उनको आगे लगा दी गाड़ी आगे लगाने के बाद में उनके कनपट्टी पे 2 गन रख दी। 12 लोग थे वो समथिंग, जो भी थे 12 थे, 2 गाड़ियाँ थी। और उसके बाद में उन्होंने फिर मारपीट चालू कर दी और मारपीट चालू करने के बाद में उन्होंने उनका बैग छीना जिसमें 2,75,000 रुपये कैश था और उसमें ATM, चेकबुक, पासबुक, काफ़ी सारी चीज़ें थी, डॉक्यूमेंट वगैरह और भी थे। और उसके बाद में फिर हुआ क्या, वो जब उन्होंने अपनी जान का खतरा देखा तो वो जान का खतरा अपनी जान बचाने के लिए वो झाड़ियों में नीचे कूद गए। वो बैग लेके और गाड़ी स्कूटी की चाबी लेके और उनका एक फ़ोन लेके वो वहाँ से फिर भाग। जब अपने घर के लिए रवाना हुए हमने, तो वहाँ से मैं और सब लड़के निकले। हमारा चाचा का लड़का है फाजिल, वो मेरे पीछे था, लगभग 50 या 100 मीटर दूरी पर होगा। वो पीछे था और मैं आगे आ गया था। मैं एक स्कूटी से आ रहा था जिसमें मेरा एक बैग था, हैंड बैग, उसमें 2,57,000 कैश और ATM, 3-4 बैंकों के ATM थे मेरे पास, जो सिंडिकेट, कैनरा बैंक, SBI, एक्सिस, बाकी सबकी चेकबुक भी थी इनकी। बाकी कुछ कस्टमर के उसमें चेक भी पड़े थे और उसमें काफ़ी कस्टमर की फाइलें हैं जिसमें 2,57,000 कैश है। और वहाँ से निकलने के बाद वहाँ जब ये घटना हुई तो हम लोग बाज़ार पे आके, मुझे बाज़ार से और बिजली घर के बीच में आके मुझे घेर लिया। इन लोगों ने वहाँ मुझे घेरने के बाद एक गाड़ी आगे लगाई और एक गाड़ी पीछे लगा के एक ने मुझे पकड़ने के बाद बेल्ट मारी और बेल्ट मारने के बाद दूसरे ने मेरा कंधा पकड़ के और मेरी शर्ट फटी। जब शर्ट फटी दूसरे ने बेल्ट मारने के बाद बेल्ट मारी तो मेरा मुंह पकड़ के और तीसरे ने तमंचा निकाल के कान पर रखना चालू कर दिया। मैंने 2 को धक्का देने के बाद तीसरे को जब तमंचे वाले पे तो उसका हाथ तमंचा पकड़ के और घुमा के उससे मैं खाई में कूद चुका था उस टाइम। उसके बाद वो लोग बैग सब कुछ ले गए थे मेरा। अच्छा, आपने उन लोगों को किसी को पहचाना? हाँ, मैंने उन लोगों को पहचान लिया था, जिसका नाम मोहम्मद है, बाप का नाम यासीन है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाला रुस्तमपुर तिगरी का है।
वहीं सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर मुख्यमंत्री कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। बाबा का बुलडोजर लगातार ऐसे अवैध निर्माण पर चलाया जा रहा है जो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं, जिस पर अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसी कड़ी में रायबरेली के उचाहर तहसील के जमुनापुर चौराहे पर ग्राम सभा और सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई 9 दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला और सरकारी जमीन खाली कराई गई। महिला जिहाद का अनोखा मामला सामने आया है। फोन पर युवक ने अभय बनकर प्यार जताया और विवाहिता के साथ फरार हो गया, लेकिन जब विवाहिता को प्रेमी की असलियत का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। युवक का असली नाम आरिफ खान निकला और करीब 1 महीने तक आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह महिला उसके चंगुल से छूटकर बाहर आई, लेकिन अब महिला का प्रेमी उसे अश्लील वीडियो की धमकी देकर वापस बुला रहा है, साथ ही महिला को जान से मारने की धमकी दे रहा है। सर वो अपना नाम अभी मिश्रा बताया था और वो मोबाइल फ़ोन से मिला था रॉन्ग नंबर से। तो फिर आप कैसे पता चला, आप कहाँ वो कैसे लेके गया आपको? सर वो आया था यहाँ पे लेने मेरे को। तो जब वहाँ पे गए तो मेरे को पता चला कि ये आरिफ खान है, उसका नाम दूसरा है। तो क्या वो दबाव बना रहा था धर्म परिवर्तन क्या कर रहा था? हाँ सर, बोल रहा था कि जैसे गलत काम मेरे साथ कर रहा था, जोर जबरदस्ती। हाँ नहीं, तो क्या वो धर्म को लेकर के वो चाह रहा था कि वो परिवर्तन करिए या बुर्का पहनिए या हाँ सर, क्या? बुर्का पहना रहा था, बोल रहा कि हमारे पर जैसे हम लोग पंजीकृत करा के उसमें विवेचना की गई। विवेचना के दौरान जो भी नंबर्स थे उस पर काम किया गया। बाद में कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी स्वयं वापस आ गई और उसने ये बयान दिया कि मैं काम के सिलसिले में अम्बाला चली गई थी और मेरा किसी पे कोई आरोप नहीं है। उसके कुछ दिनों बाद जो पति है उसके मोबाइल पे कुछ अश्लील वीडियो और फोटोज़ और बाकी चीज़ें ऑडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा पति को धमकी दी जाती है कि उसकी पत्नी उसके साथ में रहती थी और उसको वापस भेज दे इत्यादि इस तरीके का। उस संदर्भ में एक प्रार्थना पत्र पति के द्वारा दोबारा दिया गया। तो इसमें पत्नी से भी और पति से दोनों से पूछताछ की गई। आज मेरे द्वारा स्वयं पूछताछ की गई तो पत्नी ने जो वाकया है वो इस तरीके से बताया कि अप्रैल के महीने में एक व्यक्ति से उसकी फ़ोन पे बातचीत शुरू होती है। फ़ोन पे बातचीत होने के बाद कुछ दिनों बाद वो जो व्यक्ति है वो मिर्ज़ापुर में आता है और इस लड़की को जो शादीशुदा है, जो अपने मायके में रह रही थी उस समय, उसको लेके चला जाता है। महिला ने ये बताया कि ले जाते समय अपना नाम उसने अभय बताया था और उसको लेके अम्बाला जाता है और अम्बाला में जब वो जाती है तो मालूम चलता है कि वो लड़का जो है उसका असली नाम आरिफ है और मुस्लिम है और वो वहाँ पे उसके साथ में करीब 20-25 दिन वहाँ पे रहती है और 20-25 के इन दिनों के दौरान ये जो व्यक्ति है उसके साथ शारीरिक संबंध ही बनाता है, जो कि जो पति को वीडियो भेजा गया उससे पुष्टि होती है। साथ ही साथ उसको बुर्का वगैरह पहनाता है और अन्य चीज़ गतिविधियां भी कराता है और इस तरीके से महिला फिर अपने पति के टच में आती है। पति उसको वापस आने के लिए कहता है। उसके बाद पति के कहने पर वो दोबारा मिर्ज़ापुर वापस आ जाती है और यहाँ आने के बाद में पति ने एक तहरीर इस पर दी है। उस तहरीर में मुकदमा पंजीकृत करा के ये जो भी व्यक्ति था जिसके साथ में ये महिला गई थी उस पर अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। हमीरपुर से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां सुमेरपुर थाना इलाके के जेके सीमेंट फैक्ट्री के पास बाइक और ऑटो में आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 2 बाइक सवारों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सुमेरपुर फैक्ट्री एरिया के पास से एक्सीडेंट आए जो 3 हैं, जिसमें एक बहुत सीरियस दुकान पर रेफर किया, बाकी इलाज चल रहा है। अभी कितने लोग कानपुर रेफर किए गए? अभी एक रेफर किएगा, अभी आगे इलाज के बाद देखते हैं किसको रेफर क्या हुआ। जो कि सुमेरपुर फैक्ट्री एरिया के पास से रायबरेली में हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां छुट्टियों में ननिहाल आए 9 साल के बच्चे को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। मामला लालगंज थाना इलाके के सैम्बसी गांव का है, जहां पर गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल आए बच्चे को एक 15 साल के बच्चे ने 5 लाख की फिरौती के लिए अगवा किया, फिर उस बच्चे की हत्या कर दी और बाद में उसके शव को बांधकर बाथरूम में डाल दिया। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पड़ता है समेसी। यहाँ के रहने वाले हैं छोटू मिश्रा सन ऑफ कृष्ण कुमार मिश्रा। कल ये लगभग 7:30 बजे लालगंज कोतवाली में आया और इनके द्वारा बताया गया कि इनका भांजा आयुष तिवारी, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है, सुबह 9 बजे से नहीं मिल रहा है। इस सूचना पर लालगंज कोतवाली द्वारा तत्काल FIR पंजीकृत किया गया और बच्चे की बरामदगी हेतु 3 पुलिस की टीमें गठित की गई और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान ही इनके पड़ोसी आशुतोष अवस्थी पर संदेह व्यक्त किया गया। पुलिस भी उन पर संदेह की और उनको कड़ाई से पूछताछ हेतु थाने लाया गया। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि आयुष तिवारी को पैसे की लालच में ले जा करके गला घोंट करके मार डाला गया है। उसकी निशानदेही पर शव को बरामद किया गया। मौके पर उच्च अधिकारियों का निरीक्षण किया गया। हमारी फील्ड यूनिट की टीम भी गई थी और जितने भी एग्जिबिट थे, प्रदर्श थे, उनको कलेक्ट किया गया था। इस संदर्भ में पहले से ही अभियोग पंजीकृत है और अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अन्य लोगों की संलिप्तता के संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पूरा मामला ये था कि पड़ोस के 2 लड़के जो है उसको गेम खेलने के बहाने लेके गए और उसके बाद एक खाली घर पड़ा हुआ है, खाली घर के पास में जो है उसको सुबह वही 10:30 बजे 10 साल का लड़का था और आयु तिवारी नाम है उसका। आगे हुआ क्या कि फिर उसके बाद भी हम लोगों ने पुलिस में तहरीर दी, फिर थोड़ा सा लोग ढूंढे इधर उधर। अभी जो पुलिस पूछ रही है, जो पुलिस ने बताया है कि वो लड़का ये कह रहा कि हमने फिरौती के चक्कर। वहीं हमीरपुर में रेलवे क्रॉसिंग पास करते हुए एक युवक की मौत हो गई। ये घटना मौदहा कोतवाली इलाके के पडोरी रेलवे क्रॉसिंग की है, जहां पर शराब के नशे में एक युवक रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहा था और टकराकर उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया